आपकी अपनी जो कंपनी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि ईयू एक्सपोर्ट आप करते हैं। नाउ जो बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स हैं, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें फिलहाल कोई ऐसा खतरा नहीं है, हम बड़े कंपेटिटिव हैं और हम मुकाबला कर लेंगे। अगर बाद में हमारा जीएसपी प्लस खत्म होता है 3 साल बाद, तब हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे पहले भी तनकीद होती है कि वो हर वक्त ही कोई ना कोई इंसेंटिव हुकूमत से मांग रहे होते हैं, कॉस्ट ज़रूर ज़्यादा है, दीगर मामलात हैं। नाउ आप क्या कहिएगा, क्या वाकई बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ने वाला है अगर भारत के और ईयू के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान की बरामदात पर? शुक्रिया शाहजेब। देखें, चैलेंजेस तो आएंगे, मगर मैं समझता हूं कि जैसे बांग्लादेश वाले कह रहे हैं, हमारी भी मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूं कि हम इस चैलेंज को बड़े अच्छे तरीके से निपट सकते हैं, प्रोवाइडेड के मैं जैसे आपने कहा, नहीं हम कोई गवर्नमेंट से कंसेशन नहीं मांग रहे, मगर कुछ ना कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड इसके लिए चाहिए। मैं एक चीज़ आपके गोश गुजार कर दूं कि अगर आप जुलाई 24 से देखें तो जुलाई 24 से लेके अब तक जो इंडियन करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 9% उसकी वैल्यू जो है वो कम हुई है, और इसी पीरियड में पाकिस्तान की करेंसी जो है वो अप्रिशिएट किया है बाय 1.5%। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको गौर से देखें कि इन 18 माह में हमें ऑलरेडी, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन छोड़ दें, हमें ऑलरेडी 10.5%, 10.5% का जो है उनके पास डिसएडवांटेज हो गया इंडिया के खिलाफ। मगर हमने मार्केट लूज नहीं की, और अगर आप देखें हमने स्टिल मेंटेन किया, और 10.5% इजाफे के बावजूद हमारी जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है वो उसने ना सिर्फ मेंटेन किया, उसने 3-5% ग्रो भी किया है। अब मैं कहूँ कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। देखिए, दो किस्म के कस्टमर्स होते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं कि चंद सेंट्स के लिए वो तब्दील कर जाएं, मगर कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि बड़े रिटेलर्स हैं, ब्रांड्स हैं, जो कि तमाम कंट्रीज में अपना जो है वो सोर्सिंग को स्प्रेड करके रखते हैं। कॉस्ट डिफरेंसेस भी होते हैं, और कम से कम हमारी कंपनी के साथ जितने कस्टमर्स हैं दे आर बहुत रेप्यूटेबल कस्टमर्स हैं, और हमारे बहुत सारे और ऐसे सप्लायर पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े रेप्यूटेबल जो कस्टमर्स हैं जो कि इतनी तेजी से शिफ्ट नहीं करते। मगर डेफिनेटली एक जो तकरीबन 9.6% का भारत को एडवांटेज होने जा रहा है, जो कि अभी मैं कह नहीं सकता कि कब से होगा, मगर कम से कम 6 से 12 माह लगेंगे इसको यूरोपियन पार्लियामेंट से पास होते हुए। उसके बाद ये उनको एडवांटेज शुरू हो जाएगा। तो उस दौरान में हमें अपने घर को दुरुस्त करना है, मैन्युफैक्चरर्स को भी अपनी एफिशिएंसीज को इंप्रूव करना है, और R&D की तरफ भी तवज्जो देनी है। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने कुछ तो देखें, IMF की वजह से मुश्किलात हैं, कुछ गवर्नमेंट ने खुद अपनी पॉलिसीज की वजह से मुश्किलात खड़ी की हुई हैं, तो उनमें कुछ आसानी पैदा की जाए तो आई थिंक इसको हम बिल्कुल मुकाबला इसका कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसकी वजह से हुकूमत ने मुश्किलात खड़ी की हुई हैं जो हुकूमत ठीक कर ले? देखें, दो चीजें हैं। मैं प्राइमरीली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ के हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू करें, मगर हमें अपनी करेंसी को मैनेज भी नहीं करना चाहिए। आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि जिस तरह से हमारी करेंसी को मैनेज किया जा रहा है, इस पर जो करेंसी का रेट है वो अनरियल है। जब भारत जैसी इकोनॉमी को 9% के करीब उनकी करेंसी जो एडजस्ट हुई है और हमारी जो है वो अप्रिशिएट हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि इस मैनेजमेंट को, मैं नहीं चाहता कि इसको डिवैल्यू किया जाए, मगर इस मैनेजमेंट को जो है ना कम करें, इसको खत्म करें। तो इससे जो 2-3-4% मूवमेंट होगी रुपये की, वो वैसे भी जरूरी है। अगर आप इसको रुपए को इसी जगह पे रखेंगे तो आपकी इंपोर्ट्स देखें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, हम कहीं फिर कंजम्पशन लेट ग्रोथ की तरफ ना जाना शुरू हो जाएं और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम ना खड़ा हो। एक तो ये आई डोंट थिंक इसमें IMF का कोई दखल है कि IMF तो चाहता है कि आप मार्केट बेस्ड रेट होना चाहिए, मगर हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए इसको कंट्रोल किया हुआ है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ऐसी है कि देखें, पाकिस्तान इस वक्त वो वाहिद मुल्क बन गया है जिसमें जो इंपोर्ट ऐसी हैं जो कोई एक्सपोर्ट के लिए यूज होती है, उन पे भी कस्टम ड्यूटी कुछ आइटम्स पे लग गई है। हमारी कंपनी तो कोई कॉटन यार्न इंपोर्ट नहीं करती, मगर पाकिस्तान में बहुत सारे छोटे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बाहर से कॉटन यार्न इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सस्ता है, और पहले वो उसको EFS में मंगवा लेते थे। अब बहुत सारे कुछ ऐसे चंद एक बड़े नाम थे जिन्होंने उसमें कुछ घपला किया, बजाय कि उन लोगों को पकड़ा जाता, उन्होंने इस कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट की जो स्कीम थी उससे निकाल दिया। तो अब जो एक आम बेचारा मैन्युफैक्चरर है उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है, और अब शोर मचा हुआ है कि जी अब कपड़े को भी निकाल दें। तो ये गवर्नमेंट को फैसला करना पड़ेगा कि वो वाकई एक्सपोर्ट नेट ग्रोथ चाहते हैं। मैं समझता हूँ हमारी अपनी भी स्पिनिंग है, मैं समझता हूँ स्पिनिंग और वीविंग प्रॉब्लम में है और उनकी मुश्किलात हैं, मगर उनकी मुश्किलात बिजली के
रेट्स बड़े होने की वजह से और बाकी चीजों की वजह से हैं। और उसके लिए अगर हम एक्सपोर्ट को सफर करवाना चाहते हैं तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें आईएमएफ का कोई दखल नहीं। साहब मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि ओवर द इयर्स बांग्लादेश ने अपने आप को पोजीशन किया, वैल्यू एडेड में बहुत ज़्यादा गए। 2024-25 में बांग्लादेश ने अपनी गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स का 50% से ज़्यादा हिस्सा यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक को एक्सपोर्ट किया। मालियत 19.7 अरब डॉलर्स। पाकिस्तान की बरामदात, हालांकि हम कॉटन पैदा करते हैं, बांग्लादेश नहीं करता, वो जीएसपी प्लस होने के बावजूद 7-7.5 अरब डॉलर्स टेक्सटाइल की। अभी मौजूदा हालात में जबकि टेक्सटाइल की बरामदात में कमी आई, वैल्यू एडेड अभी भी अच्छा पाकिस्तान का परफॉर्म कर रहा है। क्या वजह है कि साल से तो पाकिस्तान की करेंसी भी बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा गिरती रही मगर हमने नहीं परफॉर्म किया? देखिए शाहजेब, उसमें बात है कि हमने तवज्जो ही नहीं दी कभी। हम टेक्सटाइल को एक टेक्सटाइल के तौर पर ट्रीट करते रहे, क्योंकि हम अल्लाह के करम से पिछले 70-80 साल से यान बना रहे थे, कपड़ा बना रहे थे और बड़ा उसमें अच्छा हमारा नाम था। हमने तवज्जो नहीं दी गारमेंट्स और वैल्यू एडेड की तरफ, हमने तवज्जो नहीं दी मुल्क में। मगर अब जब तवज्जो कुछ देनी शुरू की लोगों ने, इसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो उसमें ग्रोथ डेफिनेटली आई है और वो इतनी प्रेशर्स के बावजूद सस्टेन कर रहा है। अगर आप यूरोपियन यूनियन में भी देखें तो इस वक्त 90% शेयर जो है वो उसका वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स का। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बात अक्सर कही जाती है कि जी 2021 में जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स थी कभी वहां पे वापस नहीं पहुंच सकती। ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर अगर मुआवजना करें कि 2021 में जो आपकी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी, उससे इस वक्त हम कम से कम 8 से 10% ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बावजूद इसके कि हमारी बिजली जो है रीजन में सबसे महंगी है, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ जो टैक्स रेट्स हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। बांग्लादेश को इस वक्त 10 से 12% इनकम टैक्स है, पाकिस्तान में जो टैक्स है वो तकरीबन 40% पे पहुंच गया है। तो री इन्वेस्टमेंट हमें जरूरत है करने की, ये इस काम में अगर हम इसमें और इन्वेस्टमेंट करेंगे, R&D करेंगे, और हमारी ऑलरेडी हमारी जो पोजीशन इस लिहाज से बहुत मजबूत है कि हमारे जो ज्यादातर बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर वेरी कंप्लायंट, उनकी बड़ी रिलायबिलिटी है, कस्टमर्स उन पे बड़ा रिलाय करते हैं। और दूसरी चीज जो एक मैं आखिरी आपको इसमें ऐड करूंगा कि हमने अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें, हम सिर्फ कॉटन पे रिलायड रहे हैं। दुनिया में इस वक्त 60% जो गारमेंट्स हैं वो कॉटन के नहीं है, वो पॉलिएस्टर और नायलॉन में बन रहे हैं, और हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अब उसकी तरफ तवज्जो हो रही है। कुछ कंपनीज जो हैं वो पॉलिएस्टर्स में गारमेंट्स बना के बहुत हाई वैल्यू एक्सपोर्ट कर रही हैं, और हमें जरूरत है कि इस चीज में इजाफा करें। और मुझे यकीन है कि अगर हम इस तरफ तवज्जो देंगे, कॉटन की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट वी हैव टू आल्सो यूज MMF, मैन मेड फाइबर्स को यूज करना है और हमें दुनिया में उसके साथ कम्पीट करना है। तो मुझे यकीन है कि हम इसमें इजाफा कर सकते हैं। मगर सर ये भी बताएगा कि कुछ कंपनीज तो जाहिर है वैल्यू एडिशन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उसके डिविडेंड्स भी मिले, आपकी कंपनी भी जाहिर है उसकी एक मिसाल है कि जो भी हालात थे उसमें आप लोगों ने परफॉर्म किया है। नाउ क्या पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है कि आने वाले दिनों में हमें ये एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई और ज़्यादा नजर आएँ? एक ज़माने में टर्फ के तहत बहुत ज़्यादा कर्ज दिए गए, मगर उस पर भी ये एतराज़ हुआ कि जी ये नहीं देखा गया कि वैल्यू एडिशन की तरफ इन्वेस्टमेंट जारी है या स्पिनिंग की तरफ ही जारी है। तो क्या इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है और इतनी कैपेसिटी पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स को सस्टेन कर सके और उसमें इजाफा कर सके? मैं अगर आपको हकीकी बात बताऊं तो इस वक्त जो हमारे पास ओपन कैपेसिटी होगी पाकिस्तान में वैल्यू एडेड में, वो 5 से 10% से ज्यादा नहीं होगी। उसको हम एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। मगर मसला ये है कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो क्लाइमेट है वो ठीक नहीं है। आपने मैं तो बार बार ये कहता हूं कि मुझे इसमें कोई इतराज नहीं कि हमारे पे ज्यादा टैक्स लगा दें, पर इन दी एंड जो कैपिटल है वो उसी तरफ मूव करेगा जहां पे कोई पैसे ज्यादा बचेंगे। अब अगर हमें इन दी एंड पैसे कम बचेंगे और हम री इन्वेस्ट कम कर सकेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। तो वी हैव द गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज उन लोगों को कि जो कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उसके ऊपर पहले इनकम टैक्स लॉ में ऐसी शिकें मौजूद थी जिसमें आप टैक्स क्रेडिट देते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 10% टैक्स क्रेडिट। तो गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज वैल्यू एडेड टैक्स। ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल लेबर इन्वॉल्व होती है, इसमें टाइम लगता है, कुछ साल के बाद जाके आप ब्रेक इवन पे पहुंचते हैं, लोगों को सब्र करना पड़ता है। तो जब आप और राहें खोल देंगे कैपिटल को जाने के लिए कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें या कहीं और आसानी से पैसे कमा लें, तो लोग इधर क्यों लगाएंगे? पर मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस वक्त तो 5-10% कैपेसिटी है और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे। मैं इंसेंटिव से कोई सब्सिडीज नहीं मांग रहा, वो जो नॉर्मल टैक्स क्रेडिट्स होते हैं या टैक्स के रेट्स को एट पार लेके आए विद बांग्लादेश एंड श्रीलंका एंड वियतनाम, तो आई थिंक वी कैन इन्वेस्ट मच मोर और हम इसमें फर्दर शेयर गेन कर सकते हैं। स्पेशली अब देखें चाइना से लोग मूव करना चाह रहे हैं, हालांकि चाइना अभी भी कंपेटिटिव है, बट पीपल वांट टू मूव आउट ऑफ चाइना। पाकिस्तान में हम बहुत कम इसलिए ला सके हैं कि हमने उस एरिया में जहां पे चाइना बनाता है, जो कि पॉलिएस्टर्स हैं, नॉन कॉटन आपके गारमेंट्स हैं, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट कम की है। मगर अब कंपनियां उससे तवज्जो दे रही हैं, गवर्नमेंट थोड़ा सा हाथ थामे
वी डोंट नीड एनी सब्सिडी। अब देखें, आप खुद कल आपके प्रोग्राम में बात हो रही थी कि जो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री के ऊपर क्रॉस सब्सिडी क्यों आपने डाली हुई है? ये आप सब्सिडी जो है अपने बजट में से दें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दें अपने बजट में से जो इधर उधर पैसे खर्च कर रही हैं, मगर इंडस्ट्री को आप सब्सिडाइज मत करें, मगर उनसे बाकी सेगमेंट्स को सब्सिडाइज ना कराएं। तो मुझे उम्मीद है कि वी कैन इंप्रूव इन दिस।